यूजीसी नेट एमपी सेट में सिलेबस में लगी हुई जो कहानियां हैं दुलाई वाली हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 में। और उम्मीद करूंगी कि ये कंप्लीट आपको समझ में भी आ जाएगी और यहीं से ही आपका कंप्लीट जो पेपर है वो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट्स हैं हमारे और यहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बंग महिला के विषय में। बंग महिला कौन है जिनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है? तो दुलाई वाली जो कहानी है ये बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष जो पहली लेखिका के रूप में, पहली कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ है। 1904 से 1917 तक इन्होंने लेखन कार्य किया था। माता-पिता का नाम है नीरद वासिनी घोष और राम प्रसन्न घोष। पति का नाम है चंद्रदेव। हालाँकि इनकी एक और कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, लेकिन उसमें जो पति हैं, वो पात्र नहीं है, बल्कि जो चंदा मामा है वही पात्र हैं, ठीक है? इनका निधन हुआ था 24 फरवरी 1949 को मिर्जापुर के अंदर। उपनाम ये रानी चारूबाला और बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के रूप में भी इनको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका यानी कि ये उस समय इनको लिखने की आज़ादी नहीं थी। ये दुबक-छिपक करके क्या करती थी अ, अपना जो कहानी है वो लिखती थी, अपनी अपना लेखन कार्य करती थी, ठीक है? इसीलिए इनको छापामार लेखिका के रूप में जाना जाता है। इनकी कीर्ति परिचय की बात करें तो इन्होंने चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 ईस्वी में सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली 1907 में आई थी। दोनों की दोनों जो कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। भाई-बहन दलिया हृदय परीक्षा, ये 1908 भाई-बहन, 1909 में दलिया और 1915 में हृदय परीक्षा नाम की कहानी इनकी छपी थी। कहानी का जो प्रकाशन है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं। और आगे देखते हैं, दुलाई वाली एक चुहल बोध की कहानी है, यानी कि एक मतलब कहें ना चुहल बोध यानी कि हँसी मज़ाक वाली कहानी है। पर्दा प्रथा की विसंगति पर ये आधारित है। दुलाई वाली कहानी को हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और आपकी मूल किताब जो दुलाई वाली है उसी से हमने ये कहानी ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है, है ना? बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर पसंद आई तो भई लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पूरी की पूरी 21 कहानियाँ मैं आपको इसी यूट्यूब पर करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं नाटक भी करवा चुकी हूँ और उपन्यास भी मैंने करवा दिए हैं। पेड कोर्स में आपको 1 से लेकर के 10 तक सभी यूनिट मिलेंगी। तो काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। इसमें स्थानों के नाम आए हैं, वो आगे भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ध्यान रख लेना, एक काशी का दशाश्वमेध घाट और गोदौलिया 2 स्थान यहाँ पर आए हैं। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती, दूसरे हाथ में क्या है सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे, है ना? ये छोटे-छोटे पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आजकल का पेपर आप तभी निकाल पाओगे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थे, यानी कि रहने के लिए जगह थी। आगे नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। जो नवागत यानी कि जो सदस्य बाहर से आया था मनुष्य, ये फटाफट से ऊपर जाकर के चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रखती और सीता सीता कह करके पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। ठीक है? यानी कि सीता की जो उम्र है इसमें वो कितनी है तो 10 वर्ष है। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लाओ। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर के उपस्थित हुई। नवीना स्त्री यानी कि जिसकी लगभग अभी-अभी हाल ही में शादी हुई हो उसको कहेंगे नवीना स्त्री। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता है। आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे।
तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है, बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। ठीक है, कौन कलकत्ते से आ रहा है? नवल किशोर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कलकत्ता से। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार भी किया है, ठीक है? यानी कि हमें भी आज ही चलने को बोला है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झटपट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा-वपड़ा जो कुछ हो बाँध-बूँध कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावें, क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हँसी से और किससे? हँसी-ठट्टा राह में अच्छी लगती है क्या? उनकी हँसी मुझे नहीं भाती। ये कौन कह रही है? सीता की जो बड़ी बहन है, वो कह रही है, यानी कि जो उस आदमी की पत्नी है और ये आदमी है बंशीधर। ठीक है। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियां काट रही थी कि इतने में ना जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी थी। बस इसी से उनके साथ कहीं जाना नहीं चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। यानी कि रो रुला करके इसलिए इसमें कहा गया है, क्योंकि पहले जब लड़कियां अपने मायके से ससुराल जाती थी, तो वो रोती थी, है ना? आजकल तो खैर ये जो प्रचलन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और जो बंसीधर है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया हुआ था, तो वो कह रहा था कि तब तक तुम्हारा जो भी कपड़ा-वपड़ा है उसको बाँध-बूँध लो, खा पी लो और रो रुला कर के पहले ही फ्री हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आँखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। आगे इसमें दूसरा पार्ट है, वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, ठीक है? नवल किशोर का बंशीधर के साथ क्या रिश्ता है? ये ममेरे भाई हैं, ठीक है? मामा के लड़के हैं। पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता जो 10 वर्ष की लड़की है, वो बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती-धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई, ये उस लड़की का नाम है जो सीता की बड़ी बहन है और जानकी जानकी देई बंशीधर की पत्नी है। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी किया दिलाती रही। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर-चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप अब रहे नहीं और उनके ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? छूछा, छूछ किसको बोलते हैं? यानी कि जो मतलब बेकार का जो छिलका होता है, ठीक है? उसको कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इस समय वह कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते रहते हैं। इस पर भी आप कहने लगे इस यानी कि इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे-धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ। नज़दीक ही तो है, यानी कि बंशीधर खुद कह रहे हैं कि मैं ही चला जाता हूँ, कोई सवारी लेकर के आ जाता हूँ, नज़दीक है। बंशीधर बोले, अच्छा इस पर भी जो साले साहब हैं वो कह रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, बिस्तर में लेटे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं धीरे-धीरे जाकर के कोई सवारी ले आता हूँ। लेकिन बंशीधर कहते हैं कि नहीं-नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते-जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊँचे पर चढ़ना पड़ता है,
दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही ले लेते हैं, पहुंचने से काम है हमें तो। कुछ नवल किशोर तो साथ यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर पैसे के लोभ से क्या किया उन्होंने, क्योंकि पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए वो इक्का ले आए। इक्का बोलते हैं मतलब उस तरह के जो बैलगाड़ी, तांगे वगैरह जो उस समय चलते थे वाहन, ठीक है? और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। असबाब यानी कि जो सामान था, ठीक है? जो कुछ भी सामान था उसको इक्के पर रखा और बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई, मतलब बड़ी विकलता, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। ये भी लेखिका बताती हैं कि ये नश्वर है संसार, इसमें स्थिरता कभी नहीं होती है। यहाँ कुछ भी स्थिर चीज़ नहीं है। इक्का जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती चली गई। सिकरौल के स्टेशन के पास एक और स्थान का नाम यहाँ पर आता है, सिकरौल। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते-पहुँचते जानकी देई अपनी आँखें अच्छी तरह से पहुँच चुकी थी। यानी कि जो रोना था वो घर से, और जब से तैयार हो रही थी बेचारी, रो ही तो रही थी, है ना? बिल्कुल मेरी तरह मैं भी ऐसे ही करती थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आई। यानी कि यहाँ पर लेखिका ने, आप जानते हैं उस समय हमारा जो देश था वो गुलाम था, है ना? और तो यहाँ पर ये लेखिका ये भी कह रही हैं कि मतलब उन्होंने जो स्वदेशी है ना उस पर पहनने पर, स्वदेशी को अपनाने पर भी बल दिया है। ठीक है? तो ये बंशीधर के द्वारा उन्होंने कहलवाया है कि मुझे तो देसी धोती पहन करके आना था। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, यानी कि जो नवल है वो कट्टर स्वदेशी बन गए हैं। वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना तो नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, लेकिन रहेगा तो अपने देश में ही। ये बात आप भी अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है? आगे है जानकी देई जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम है, क्या बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। आप जानते हैं स्टेशन पर जब पहुँच जाते हैं, तो इर्द-गिर्द बहुत सारे जो कुली वगैरह जो सामान उठाने का काम करते हैं, वो आ जाते हैं कि भई मैं ले चलूँ, है ना? वंशीधर एक कुली करके चल चल दिए। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है, यानी कि ऊँचे दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले, अगर ड्योढ़े दर्जे का टिकट ही ले लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय यानी कि समय पर, बिल्कुल उचित समय पर रेल में जाकर के बैठ गए। वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंच गए। यानी कि रेल में बैठ करके वंशीधर कहाँ से कहाँ पहुंचे थे, तो राजघाट से लेकर के मुगल सराय पहुंच गए। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। यानी कि जो बंसीधर है, जब मुगल सराय में वो क्या किया, उन्होंने उतर गए और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। ठीक है? और वो यानी कि जो बंसीधर है वो नवल का इतना अच्छा मित्र था और उससे मिलने की उसे इतनी ज्यादा खुशी थी कि इधर से उधर वो प्लेटफॉर्म पर टहलता रहा। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। ठीक है? नवल किशोर उसे कहीं दिखा ही नहीं। वंशीधर गाड़ी में चढ़े और पूरी शुरू से आखिर तक सारी गाड़ी में देख लिया, लेकिन नवल का कहीं अता पता नहीं है। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस-घुस कर एक-एक डिब्बे को देखा, लेकिन नवल नहीं मिले। अंत में आप ही खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप नहीं आया। मुझे उसने अच्छा उल्लू बनाया। जो नवल किशोर है वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात की थी
कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट से गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठा दिया। वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है? क्योंकि नवल किशोर भी अपनी पत्नी को लिवाने के लिए गए थे। तो वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया। यानी कि जो बंसीधर है वो कह रहा है कि वे नहीं आए, है ना? नवल किशोर उसे कहीं मिला नहीं था। तो वह बोले कि वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया। कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। 10-12 ही स्त्री पुरुष थे जिसमें वो बैठे हुए थे। है ना? आजकल एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक-एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है? समय पर पूरी किस कहानी मैं आपको कराने वाली हूँ। सुबह 9 बजे क्लास रिकॉर्ड अपलोड होती है, तो आप ज़रूर जुड़िए। समय पर गाड़ी जू छूटी, नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़-बगड़ सोचते-सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुँच गई। आगे है यानी कि नवल के बारे में ही सोचता रहा बंशीधर। 3 तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें क्या होता है, मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुँचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफ़ॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ-मुँह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी-सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने कुछ उन्हें ठिकाने पहुंचाया। आपने यानी कि बंसीधर ने पीछे से जानकी की सुधाई, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वह रेल पर खाना खाना पसंद नहीं करती हैं। पूछने पर वही बात हो गई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। अब कमरे यानी कि रेल के डिब्बे में। यदि वे चाहते तो वे इस समय डोड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दीख पड़े, है ना? आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। ठीक है, भले घर की स्त्री बैठी थी, यहाँ पर ध्यान देना। उनके कमरे में पास वाली जगह में वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी हुई बैठी हुई थी, यानी कि पूरा उसने जो घूंघट है वो ओढ़ रखा था। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। यानी कि उसमें एक स्त्री बैठी हुई थी उसके पास, जहां वो बैठे हुए थे बंशीधर, पास में एक स्त्री के रूप में। लेकिन वो आगे देखते हैं क्या होता है। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। जो स्त्री उसमें बैठी दिखाई दे रही थी बंशीधर को, वो बाहर की तरफ झांकती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी, यानी कि वो अब रोने भी लगी थी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा, यानी कि प्रौढ़ा बोलते हैं एजेड, यानी कि जो थोड़ी वयस्क महिलाएं थी, ग्रामीण स्त्रियां, वो भी बैठी हुई थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन, वो देखो रोवर कराई थेन। मतलब उसने अपनी भाषा में कहा कि ये क्यों रो रही है, इस तरह से उसने कुछ कहा। दूसरी बोली, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होई, यानी कि वो कह रहा है कि इसके साथ में कोई नहीं आया क्या, ये क्यों रो रही है? तो दूसरी बोलती है कि अरे दूसरी गाड़ी में कोई बैठा होगा। पहली बोली, दुर बौरई ई जनानी गाड़ी थोड़े है ना? यानी कि एक जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी बोली, तऊ हो भलू तो कहू। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, यानी कि तुम कौन से गांव में उतरोगी, उससे पूछने लगी। मिर्जापुरा चढ़ी हूँ ने, वो कैपू से पूछ रहे थे क्या तुम मिर्जापुर से चढ़ी हो। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछला ना, यानी कि वो कह रही थी कि चलो हम पूछ लेते हैं। हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। ठीक है, आ इलाहाबाद यहाँ पर बोल रहा है।
दूसरी इलाहाबाद कौन गाँव ही गोइयाँ, ठीक है? इलाहाबाद में मतलब कौन से गाँव में कहाँ पर उतरोगी? पहली, अरे नाही जनलम पयाग जी जहाँ मनई मकर नहा जाला, यानी कि जहाँ पर लोग नहाने जाते हैं वहां पर उतरेगी, ऐसा वो अपने दिमाग से जो बातें कर रही हैं। दूसरी बोली, भला पयाग जी काहे ना जानित ले काहे के नाही तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नाहे चुकी हैं, ऐसे हो सोमवारी और गहन धका धका लाग रहा तरुण तोरे काशी जी नायान रही। ये देखो ये जो भाषा है वो थोड़ा सा मुझसे तो ऐसी बोली जा रही है, ठीक है? पहली बोली है, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन फुन ये साइत तो विचारो विपत में ना पड़ल बाटेन, मतलब ये किसी विपत्ति में विपत यानी मुसीबत में ना फंसे। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली, है ना? मोंगल मोंगल के सराय उतरेली होदे पुनः चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे एक मिली और मोरे संगे रही दे कौन टसनिया पर ओकर मलिकवा उतरे से किम जुरनतई गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरिया ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होए। पहली ऊ मेहरुरवा बड़ी उजबक रहल भला केहू के चिल्लाए से, यानी कि वो अपनी भाषा में यहाँ पर बातें कर रही हैं जो स्त्रियां हैं, ठीक है? इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े, ठीक है? यानी कि पहली वाली ने जो ये बात कही थी, भला केहू के चिल्लाए से रैलियो कहीं खड़ी होला, यानी कि वो गाड़ी को रोकने की बात कर रही है कि भैया थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोको, है ना? तो उसकी जो दूसरी पहली वाली बोल रही है, अरे काहे को चिल्ला रही हो, ये गाड़ी ऐसे ना थोड़ी ना रुकती है। तो इस तरह की वो स्त्रियों में आपस में बातचीत हो रही है और इसकी इस बात पर कुल जो और भी डिब्बे में लोग बैठे हुए थे वो हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जा रही थी जो घूंघट ओढ़ करके वो महिला बैठी हुई थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्कसिया पल्ले बायन द नाही हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया चलेई, अरे इहुन तो नाही कि दूर से आवत रहलेन फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना किहा गोइया। तीसरे, हम देखे रैली हो मजेक टोपी दियले रैलेन को। इस तरह उनकी बेस रिपेयर की बातें चल रही थी। सुनते सुनते वंशीधर ऊब गया। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित बात नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। ये वंशीधर ने उस स्त्री के लिए बोलते हैं। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हो गए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी, यानी कि जो स्त्री बैठी हुई थी घूंघट ओढ़ करके वो वंशीधर की ओर कभी कभी झांक लेती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर लगता है इसका आचरण अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब वैसे तो उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था लेकिन कभी कभी अपनी चुन्नी हटा करके वो बंसीधर को ताक रही थी, है ना? जैसे कि होता है जिनका आचरण अच्छा नहीं होता है तो वो समझ रही है कि बंसीधर ऐसा लगता है कि इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल की सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई नहीं आया तो क्या करूंगा मैं। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। नैनी इलाहाबाद में एक स्थान का नाम है। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने, यानी कि जो स्त्रियां उसमें बैठी हुई थी वो सब अशिक्षित थी, ये भी इसमें बताया गया है। स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, कह भैया
जो केहू बिन टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और अपुआ तउन टिक्कस लेई के चल दिलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने कुल्लम कुल्ला कहा, "का बाबूजी कुछ हमरो साझा है क्या?" है ना? मतलब वो ये समझ रहे थे आदमी, बंसीधर ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि मैं इसे छोड़ दूँगा। तो कुछ आदमियों को लगने लगा कि ये इससे क्या है कि इसका जो जेवर वगैरह उसने पहन रखे हैं उसको छीन ले जाएँगे, ठीक है? तो लाठी वाला क्या कहता है, ये पूछा जा सकता है ये वाक्य कि उस खुल्लम खुल्ला किसने कहा था कि "का बाबूजी कुछ हमारो भी साझा है क्या इसमें?" कुछ उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुपचाप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना नहीं रहता। आगे है 4। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो, ठीक है? बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, ट्रेन से उतरे और एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था जहाँ बंसीधर उतरे। तो बंसीधर ने उस बुढ़िया से कहा कि उनको भी, यानी कि जो घूंघट ओढ़ करके बैठी हुई महिला है, उसको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने चले गए, ठीक है? आगे जानकी से सब हाल-चाल कहने पर वह बोली, "अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़ रहे हो?" यानी कि जानकी से बंसीधर ने सारी बातें बताई। पर बंसीधर ने नहीं माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास चले गए, ठीक है? यानी कि जानकी को और उस बुढ़िया जो उनके साथ में उतरी थी, ठीक है? उसके साथ में उतरी थी, उसको बिठा करके जानकी को उसके पास बिठा करके कहाँ चले गए? स्टेशन मास्टर के पास गई कुछ पूछताछ करने के लिए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को नहीं पाया। अरे यह सब कहाँ चली गई? है ना? वो कह रही है, उसे बंसीधर को वहां पर मिला नहीं। यह कहकर वो चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबरा गए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में हम फंसते ही चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। दुलाई वाली यानी कि जो घूंघट ओढ़ करके भीतर महिला बैठी हुई थी। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला पड़े। यानी कि दुलाई ओढ़ करके जो बैठा हुआ था ना, वो कोई स्त्री नहीं थी, जिसके बारे में इतनी देर से बातें हो रही थी, वो नवल किशोर ही था, ठीक है? जो कि उसका मित्र था। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब किया है तुमने। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। यानी कि जो नवल किशोर था, वो जानकी देई और अपनी मतलब उनको कहाँ बिठाया आया था जाके, पालकी में, पालकी में जाके उसने बिठा दिया था और बंसीधर को लेने के लिए आ गया था। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? यानी कि मिर्ज़ापुर में कहाँ से बैठे थे? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे हुए तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे हुए थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊँगा। फिर थोड़ा और देख लें, करते-करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ माफ़ करो। यह सुनकर के बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का? नहीं जी, डर किस बात का? हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता, तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी है। ठीक है? दुलाई बोलते हैं जो घूंघट ओढ़ करके बैठता है, घूंघट वाली जो चुन्नी ऊपर से चुनरी को, ठीक है? इसी तरह बातचीत करते-करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हँसी हो रही थी। मित्र वधु यानी कि नवल किशोर की पत्नी और बंशीधर की दोनों 2 पत्नियाँ थी, दोनों की मतलब पत्नियाँ थी। उनमें खूब हँसी-मज़ाक चल रहा था। जानकी कह रही थी, "अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हँसी ऐसी ही होती है, हँसी में किसी के प्राण भी निकल जाएँ,
तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी-अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली, ये खुद लेखिका कहती हैं। इसमें पात्रों के बारे में तो हालाँकि ये कहानी पढ़ने से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ क्योंकि मैंने ये नोट्स में सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। अगर ये नोट्स 6 से 10 तक के कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए इस तरह से या आप घर भी मँगवाना चाहती हैं, पूरी बुक मैंने तैयार कर दी है, तो भी आप मँगवा सकती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के मैसेज कर सकते हैं। पात्र अगर बात करूँ तो नवल किशोर इसमें पात्र है जो कि धुलाई वाली बन कर के बैठा हुआ था, ठीक है? और कट्टर स्वदेशी थे इनके बारे में ये बात याद रखना। वंशीधर के घनिष्ठ मित्र और ममेरे भाई भी हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हँसी-मज़ाक करने वाले हैं। कलकत्ते से नई बहू को लेकर के चले थे और वंशीधर को पहले ही तार भेज दिया था कि उन्हें ट्रेन में मिल जाएँ। वंशीधर नवल किशोर के मित्र, नवल किशोर के लिए अगाध अगाध स्नेह है और ये इलाहाबादी है। जानकी देई किसकी पत्नी है? वंशीधर की पत्नी है। जानकी को जानकी को नवल किशोर का हँसी-मज़ाक बिल्कुल पसंद नहीं था, हालाँकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, लेकिन पारंपरिक भारतीय नारी थी, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। सीता ये 10 वर्ष की लड़की थी, हमने पीछे देखा था जानकी देई की बहन है, ऊपर पढ़ा था, लेकिन इसमें भले घर की स्त्री और नवल की पत्नी के रूप में दे रखा है, ठीक है? आगे कहानी में राजघाट से मुगलसराय पहुँचना व प्लेटफ़ॉर्म पर ममेरे भाई व मित्र नवल से मिलना, मिर्ज़ापुर में पूड़ी और मिठाई किसने खाया था? तो ये सीता ने खाया है। स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति इसके द्वारा मिलती है। नेक्स्ट है कहानी में स्थान के नाम पहले जो शादियाँ थी ना वो बहुत कम उम्र में ही हो जाती थी। कहानी में स्थानों के नाम है दशा अश्वमेध घाट, गोदौलिया यानी कि बनारस कोलकाता में, मुगलसराय, इलाहाबाद, प्रयाग प्रयाग में। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कहानी के बारे में कहते हैं कि 1907 में बंग महिला की कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी-सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण किया गया था। शुक्ल जी कहते हैं कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय कहानी है। आगे गोपाल राय जी कहते हैं इनकी तीसरी कहानी मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को विचित्र करने वाली रोचक कहानी है। नवल किशोर अपने मित्र को रेल यात्रा में छकाता रहता है। यह एक चौहल बोध की कहानी है। मध्य वर्ग की आर्थिक अभाव के संकेत भी इसमें मिलते हैं क्योंकि वो पाल की गाड़ी लेके आने की हैसियत बंशीधर की नहीं थी, इसलिए एक्का गाड़ी लेके आते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक अभाव के संकेत भी दिए गए हैं। विशेष तथ्य है इसमें नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। काशी और बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। दोनों में गहरी मित्रता है। उनके निकट ही एक जगह पर एक भले घर की स्त्री विराजमान है। स्त्री के पति का लापता होना, स्त्री का रोदन करना, गाड़ी में हाय तौबा, स्त्री पुरुषों की तरह-तरह की बातचीत करना, पिछली सीट पर एक स्त्री का छींट की दुलाई ओढ़कर उसने दुलाई कैसी ओढ़ी हुई थी चुनरी छींट की ओढ़ी हुई थी जो कि नवल किशोर था और बीच-बीच में घूंघट से एक आंख निकालकर वंशीधर को ताकना। वंशीधर को स्त्री का आचरण उचित नहीं लग रहा था। वंशीधर का अकेली स्त्री को आश्वस्त करना, वंशीधर का जानकी देई और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ना और स्टेशन मास्टर के पास जाना। लौटने पर तीनों स्त्रियों का गायब हो जाना और दुलाई वाली को आते देखना। दुलाई वाली पर स्त्रियों को गायब करने का संदेह करना, दुलाई से मुँह खोलकर मित्र नवल किशोर का खिलखिलाना। ये सारे पॉइंट हालाँकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना? लेकिन आपको शॉर्ट में याद करने के लिए डाले गए हैं। दुलाई का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का चादर या चुनरी होती है जिसे घूंघट के रूप में ओढ़ा जाता है। अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हँसी ऐसी होती है, हँसी में किसी के प्राण भी निकल जाएँ, तो भी इन्हें दया ना आवे, है ना? तो आगे हमारी अगली कहानी है तो आपको ये अगर कहानी पसंद आई हो, कहानी तो भई मैंने नहीं लिखी है, पसंद आए, है ना? लेकिन अगर आप पूरी वीडियो क्लास आपको समझ में आ गई हो, तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप मेरे पेड बैच से भी जुड़ना चाहते हैं, तो केवल और केवल ₹999 में आपको पूरा कंटेंट सहित कंटेंट तो आपको दिया ही जाएगा और इसके अलावा आपको पीवाईक्यू भी 7 साल के पीवाईक्यू आपको कराए जाएँगे 2018 से लेकर के कंप्लीट। और मॉक टेस्ट आपको इसमें दिए जाएँगे। सारी सुविधाएँ हैं, आप जाकर के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। पूरी हिंदी की तैयारी आपको अगर करनी है यूजीसी नेट या एमपी सेट के लिए, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, फ्री में मैं आपको क्या देने वाली हूँ। तो फ्री जो हमारा ये है यूट्यूब पर आपको 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट जो यूनिट है, वो मिल जाएँगी, ठीक है? ये यूनिट आपको यूट्यूब पर कराई जाएँगी, लेकिन इसके अलावा सारी यूनिट आपको पेड बैच में ही भई मिलेंगे क्योंकि बहुत सारी किताबें जो मँगवानी पड़ती हैं, बहुत सारी सुविधाएँ जो करनी पड़ती हैं।
और इसके लिए अगर आप थोड़ा-सा खर्चा करते हैं तो देखो मुझे तो खुशी होगी ही, साथ में आप भी सीरियसली पढ़ेंगे। तो इसलिए ये बैच रखा गया है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। 8273842391 धन्यवाद।